अस्सलाम वालेकुम जी। यासर हाजिर हूँ एक नए जो है रिएक्शन के साथ। साथ हैं हमारे मिस्टर इस्माइल। इस्माइल सलाम और आप सबका वेलकम टू आवर जो है चैनल इस बांग्ला चैनल पे रिएक्शन। स्वागत और वेलकम आपको। बांग्लादेश के इलेक्शन हो चुके हैं, 13वीं इलेक्शन, और बड़े इम्पोर्टेंट इलेक्शन थे, सिग्निफिकेंट थे, जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट थे, और हर तरह से जो है लैंडस्लाइड में विक्ट्री हुई है बीएनपी को। मैं जो है वो मोटे मोटे फिगर बता रहा हूँ, बाकी वाइस इसमाइल बताएंगे। 209 जो है डिजिट मिला है मैजिक फिगर, और लैंडस्लाइडिंग 2/3 मेजॉरिटी ली है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने तारक रहमान जिनको हेड कर रहे हैं, उनके प्रीमियर लाइकली टू बी प्रीमियर होंगे। और सेकंड पोजीशन है इस्लामिस्ट ग्रुप है, और जमात इस्लामी है 68 सीट। और थर्ड नंबर पे जो बहुत बड़ी मतलब जिनकी थी अचीवमेंट, जिन्होंने इसको डिमोलिश किया अवामी लीग गवर्नमेंट को, उनका नाम है पार्टी है उनकी नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसमें यूथ जो है एक्टिविस्ट थे, जिनमें शहीद हुए हैं शरीफ उस्मान हादी साहब। जी तो बिल्कुल। ये मतलब इनके फिगर फैक्ट्स एंड फिगर हैं। आप जो है क्या कहते हैं? अच्छा, ये बहुत ही ज़बरदस्त नेशनली और इंटरनेशनली जो बांग्लादेश में स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स यहाँ पे फ्लोरिश करेंगे और ये बहुत ही अच्छा है। और पहले तो हम इस कामयाब और पुरअमन इनकाद पर बांग्लादेश की आवाम को और हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरा सर, इसमें यह है कि टर्न आउट जो था, इसमें 59.88 इसका टर्न आउट रहा है इस साल। जी जी। और ये जो लास्ट जो आपका चुनाव हुआ था उसमें दैट वाज 42%, मतलब उससे ये इन्हेंस हुआ। इसका मतलब है कि लोगों का जो डेमोक्रेसी है या जो उनका राइट टू वोट है उस पर एतमाद बढ़ा है। और उसके बाद जिस तरह आपने भी बताया कि जो बीएनपी है उन्होंने बड़े क्लियरली और उन्होंने अपनी 209 उन्होंने सीट्स ली हैं। और उसमें एक तो जगह पर कुछ जिस तरह चुनाव में आमतौर पर होता है, कुछ बेज़ाब्तियाँ भी देखने में, जिस तरह के चटागांग 4 और चटागांग 2, वहाँ पर उनका रिजल्ट थोड़ा सा हेल्प किया उन्होंने, बाद में उसको फिर रिलीज़ कर दिया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ओवरऑल आप कैसा देखते हैं कि ये जो मतलब ये एक्टिविटी हुई है, ये पॉलिटिकल चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, या कैसा इसको फ्यूचरिस्टिक कितना है ये? देखें जी, इसको 13 को 12 को इलेक्शन हुआ, 13 को उसको जो उसकी गठ जोड़ कह लें या उनकी जो बुनाई हो रही थी उसको फाइनलाइज कर रहे थे। 15 तक अभी फाइनल नहीं हुआ, बट दे आर ऑन द वे टू कंप्लीशन। और उसके बाद इसमें बांग्लादेश के अमन को, बांग्लादेश की इकोनॉमी को, और जिस तरह ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है, उनके जो ग्लोबल टाइज हैं और जिस तरह जियो पॉलिटिक्स हो रही है पूरी दुनिया में, उसके तनाजुर में एक जो स्ट्रॉन्ग हुकूमत है जो अपना मैंडेट लेकर आई है, ऑफ कोर्स दे विल बी द स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ बांग्लादेश। और उनके राइट नेशनली और इंटरनेशनली वो उनको रिप्रेजेंट कर सकेंगे अच्छे तरीके से पॉलिसी मेकिंग में, उनकी फॉरेन पॉलिसी को, और जो लोकल जितनी लेजिस्लेशन होती है उसमें भी वो दे विल बी फ्री इनफ टू मेक देयर तो पॉलिसीज। ये पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट है आपके ख्याल में? बिल्कुल सर, पाकिस्तान में जो जब एक स्ट्रॉन्ग, जिस तरह हमने फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी उनकी फ़्लाइट्स जो हैं वो शेयर हो रही हैं, फिर उसके बाद ओपन हुई हैं रिसेंटली, उस पर हमने एक रिव्यू किया था। और उसके बाद अगर देखें कि जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनकी भी, और लोअर लेवल पे भी उनकी जो डेलीगेशन है उनकी आपस में बायलैटरल जो डिस्कशंस हो रही हैं, और जिससे ऑफ कोर्स आफ्टर आप देखेंगे कि उनकी जब पोर्टफोलियो और जब हुकूमत उनकी बिल्कुल जो ऑफिस उनको ज्वाइन करेंगे, आफ्टर दैट वी विल से कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है। बट ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और पुरअमन और एक अच्छे इलेक्शन के इनकाद पर एक मरतबा फिर बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है कॉन्ग्रेचुलेट टू बांग्लादेशी पीपल। मैंने ये पोस्ट भी लगाई हुई है कल कि हम बहुत ज़्यादा जो है मुबारकबाद देते हैं बांग्लादेशी लोगों को इस इलेक्शन के इनकाद पे। और ये इलेक्शन जो है ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर द डेमोक्रेटिक चेंज, और एक प्योरली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं आफ्टर 15 ईयर्स। और ये 20 ईयर ये हुआ है कि ये बीएनपी को गवर्नमेंट मिली है। और ये इससे पहले जो है मतलब सेल्फ एक्साइल में रही हैं, वो तारक रहमान कन्विक्ट हुए हैं, और ट्रायल जो हुआ था इन अब्सेंशिया हुआ था। और अब मैं वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ, और उसके बाद इसकी जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसका हम डीपली जो है जियोपॉलिटिकल और एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव साइन हमें अपेरेंटली नज़र आ रही हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पिक्चर बन रही है पाकिस्तान, इंडिया, यूरोपीय यूनियन, चाइना के लिए,
वो जो मतलब एक कहते हैं कि मतलब एक बादियों नज़र में जो नज़र आ रहा है वैसा नहीं है। इसमें अनरेस्ट भी हो सकता है, इसमें जो है वो इस्लामिस्ट ग्रुप भी ऊपर आ सकता है। वो हम बाद में शेयर करते हैं कि ये सिचुएशन क्यों मतलब हो सकती है अनसर्टन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। हम आपके लिए पैकेट लेके आए हैं वीडियो, बड़ी ज़बरदस्त है इलेक्शन के हवाले से। ठीक है जी, तारक रहमान साहब की एफर्ट और उनकी जो मदर हैं उनकी एफर्ट, उनके फादर जो असैसिनेट हुए थे उनकी, और ये उनके जो समर मिल रहा है वो लंदन में रहे हैं तारक रहमान, उनको मिल रहा है और वो बिकम एज अ प्रीमियर ऑन 17th February। এলেন, দেখলেন, জয় করলেন, এই প্রবাদ যেন সত্যি করে দেখালেন তারেক রহমান। 17 বছর পর দেশে ফিরেই তারকা হয়ে উঠলেন তিনি। হাসিনাহীন বাংলাদেশে এখন তিনিই তো রাজা। 35 বছর পর প্রথম বাংলাদেশের পুরুষ প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন খালেদা পুত্র। উনিশশো 91 সালে বাংলাদেশের গদি দখল করে প্রধানমন্ত্রী হন বেগম খালেদা জিয়া। তবে খালেদার রাজনীতিতে দাপুটে নেত্রী হওয়ার পথ মোটেই সহজ ছিল না। সেনা অভ্যুত্থানের স্বামী বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যু দেখেছেন তিনি। সেই থেকেই সংগ্রাম শুরু খালেদার দুই পুত্র তারেক ও আরাফাত রহমানের। নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী তারেকের জন্ম 1968 সালের 20 নভেম্বর। তারেকের ছোটবেলা কাটে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর সরকার তাদেরকে ক্যান্টনমেন্টের কোয়ার্টারে থাকার অনুমতি দিয়েছিল। স্কুল জীবন শেষ করে তারেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তি হন। তবে সেই কোর্স তিনি সম্ভবত শেষ করতে পারেননি রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে। রাজনীতিতে তারেকের হাতেখড়ি সেনা শাসক মোহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 80 দশকের মাঝামাঝি একটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তারেক ভোটের কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। তবে সক্রিয়ভাবে ভোটের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যোগ দেন 1991 সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। সেই সময় তিনি তার মায়ের আসনগুলির দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। খালেদা জিয়া সেবার 5টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিটিতেই বিপুল ভোটে জয়ী হন। খালেদা থার্ড টাইম প্রধানমন্ত্রী হন 2001 সালে। 2006 সাল পর্যন্ত খালেদা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তখন থেকে খালেদার দল পরিচালনায় মায়ের সহকারী ভূমিকা পালন করেন তারেক। 2002 সালে তারেককে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মনোনীত করেছিলেন খালেদা জিয়া। কিন্তু একাধিক রিপোর্টে উল্লেখ আছে খালেদার মেয়াদকালে 2001 থেকে 2005 পর্যন্ত দুর্নীতির সূচক অনুসারে বাংলাদেশ টানা 5 বছর বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ছিল। সেই থেকেই খালেদার পতনের শুরু। দুর্নীতি গ্রাস করেছিল তাকে। খালেদার বিরুদ্ধে হওয়া দুর্নীতি মামলার মধ্যে অন্যতম বড় মামলা জিয়া অরফানেজ বা জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট। এই মামলায় নাম জড়ায় তারেকেরও। এছাড়া বিএনপির ওই মেয়াদে 2004 সালে ঢাকায় তখনকার বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা সমাবেশে গ্রেনেড হামলার জন্য তারেক রহমানকেই দায়ী করেছিল আওয়ামী লীগ। 2007 সালে বাংলাদেশের সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন খালেদা পুত্র তারেক রহমান। প্রায় 18 মাস কারাগার বন্দী ছিলেন তিনি। সেই সময় জেলে তারেকের উপর অত্যাচার হয় বলেও অভিযোগ তোলে বিএনপি। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। 2008 সালের সেপ্টেম্বরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তারেককে জামিন দেয়। 11 সেপ্টেম্বর লন্ডনের উদ্দেশ্যে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঢাকা ছেড়েছিলেন তিনি। সেই থেকেই দেশের বাইরে ছিলেন খালেদা পুত্র। তারপর পদ্মা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। বিএনপি সরকারের পতন, খালেদার জেলে যাওয়া, শেখ হাসিনার সরকার গঠন, অনেক কিছুই দেশের বাইরে থেকে জাস্ট অবজার্ভ করেছেন তারেক। বাইরে থেকে দলকে পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। অনেকেই বলেন জামাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদেশে বসে হাসিনার পতনের বীজ বুনেছিলেন এই তারেক রহমান। 2024 সালের 5ই আগস্ট ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানে পতন হয় আওয়ামী লীগ সরকারে। দেশের ফেরার পথ খুলে যায় তারেকের কাছে। একের পর এক মামলা থেকে যেমন খালেদা জিয়া মুক্তি পান, তেমনি নিষ্কৃতি পান তারেকও। বিদেশে চিকিৎসা করতে যাওয়ার অনুমতি পান খালেদা। 2025 সালে লন্ডনে ছেলে তারেকের কাছে যান খালেদা জিয়া। 16 বছর পর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়
ছেলের। খানিক সুস্থ হয়ে দেশে ফেরেন খালেদা জিয়া। তার নেতৃত্বে ভোটের প্রস্তুতিও শুরু করে দেয় বিএনপি। কিন্তু গত 23শে নভেম্বর নিজের বাসভবনে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন খালেদা। প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই থেকেই আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। মাকে দেখতে ছুটে আসেন তারেক রহমান। দীর্ঘ 17 বছর লন্ডনে রাজনৈতিক নির্বাসন কাটিয়ে 25শে ডিসেম্বর তিনি দেশে ফেরেন। কিন্তু তার ঠিক 5 দিনের মাথায় 30শে ডিসেম্বর খালেদা জিয়া প্রয়াত হন। তবে মায়ের প্রয়াণের শোককে নিজের শক্তি করে নেন তারেক। এই প্রথম নিজে নির্বাচনে প্রার্থী হন। খুব অল্প সময় দলের মাথা হয়ে হাল ধরেন। শক্ত হাতে বিএনপিকে নেতৃত্ব দেন ভোটে। দিনরাত বৈঠক, আলোচনা, কর্মী সমাবেশ কিচ্ছু বাদ দেননি তিনি। 12ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন। এই দিনেই আরেক ইতিহাস রচনা করলেন তারেক। ঢাকা এবং বগুড়ার দুটি আসনেই তিনি বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়া আর মাত্র সময়ের অপেক্ষা। 300 আসনের মধ্যে 299 আসনে ভোট হয়েছে বাংলাদেশে। ম্যাজিক ফিগার 151 অনেকক্ষণ আগেই পেরিয়ে গিয়েছে বিএনপি। তারেকের এই জয় ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখছে। বাংলাদেশ নির্বাচনে বিএনপি বড়সড় জয়ের পথে হাঁটতেই দলের সভাপতি তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্লেষকরা বলেন, তারেক খুব ভেবেচিন্তে পা ফেলেন। ভারতের ক্ষেত্রেও তিনি সেই পথেই হাঁটবেন। ভারতের দিকে তিনিও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবেন। তারেকের এই দুদেশের সম্পর্কে কি প্রভাব ফেলে? जी, ये सूरत हाल थी इलेक्शन की, और ये करंट अपडेट्स हैं जो हमने आपको बताई हैं कि ये किस तरह से इलेक्शन की एक्टिविटी हुई है, और ये जो पोल हुई है और इसके नतीजे में जो बीएनपी ने 209 सीटें, जमात इस्लामी ने 68 सीटें और 6 सीटें जो है वो नेशनल सिटीजन पार्टी का मैं आपको बताता चलूँ कि वो 30 सीटों पे इलेक्शन लड़ी थी, और 30 सीटों पे वो 6 सीटें जीत पाई है और अपनी स्पेस क्रिएट की है यूथ एक्टिविस्ट ने। और ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि एक पार्टी जो है वो फर्स्ट टाइम वजूद में आई और उसके बाद उसने 6 सीटें ली है। उनका जो काम था वो जो टॉपल की उन्होंने गवर्नमेंट हसीना वाजिद की, ये बहुत बड़ा काम था और उनको इंडिया पहुंचा दिया, उनको भागने पे मजबूर कर दिया। और अब ये सूरत हाल जो मौजूदा है, हम बात करेंगे जो इसकी जियो पोलिटिकल सिचुएशन बन रही है। देखें, ठीक है, मतलब ये अलाइन होगी पाकिस्तान के साथ, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, सबसे पहले पाकिस्तान ने जो है वो मुबारक दी है, और उसके अलावा चाइना भी उनके साथ होगी, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड वो जैसे पाकिस्तान में कॉरिडोर है वो वहाँ भी चल रहा है। तो चाइना पाकिस्तान का नाम कॉरिडोर के ये पैरेलल वहाँ भी चल रहा है। बे ऑफ बंगाल में वहाँ ट्रेड चाहिए उसको, चाइना को यूरोपीय यूनियन की ज़रूरत है, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं, टॉप ऑफ द बिग टॉपर है, सेकंड नंबर पे है जो गारमेंट्स के हवाले से बांग्लादेश है। बिल्कुल। तो अब जो है वो मतलब इसको जो है एक्सपोर्टर है ये बांग्लादेश गारमेंट्स का। तो अब जो सच्ची बात है वो होनी चाहिए, जो मतलब सही है वो न्यूट्रल एनालिसिस यही है कि ये बात ठीक है कि मोदी ने कहा है कि ये जो पाकिस्तान, ये जो गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान बीएनपी जीती है, ठीक है, उनका टिल्ट होगा बीएनपी का, लेकिन वो जो है वो इंडिया से भी उनका मसला बिल्कुल वो ख़त्म नहीं कर रहे अपना, क्योंकि जो इंडिया के साथ जो ट्रेड वॉल्यूम होता है ना किसी भी कंट्री का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बांग्लादेश का बड़ा ट्रेड वॉल्यूम जो है वो इंडिया के साथ है। एग्जैक्टली। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं ही विल कंपेल टू डू ट्रेड विद इंडिया, और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, उनके साथ उन्होंने चलना है, पूरी दुनिया के साथ उन्होंने चलना है। तो इस तरह सा सीन होने वाला है कि एक और 3 सिनेरियो बन रहे हैं इस वक्त। अच्छा। नंबर 1 ये बन रहा है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ये जीती है, और ये जो है वो सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएगी, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ये है एक पॉजिटिव और ये अच्छा सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये बन रहा है कि ये जो है ना, ये राइज हुई है जमात इस्लामी आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, कि 71 के बाद ये जमात इस्लामी को जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में 68 मिली हैं। ये आप याद रखिएगा, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जीती है, और दूसरी जो जीती है वो जमात इस्लामी इस्लामिस्ट है। तो वो चीज़ अराइज हो सकती है। वैसे जो बांग्लादेश की नेशन है, कौम है, वो मॉडरेट है,
लेकिन इस्लामाइजेशन जो है वो ये चीज़ हो सकती है, ये जो है एनालाइज किया जा रहा है टफ टाइम दे एनालिस्ट सकते की हैं तरफ वो, से। अगर अपोजिशन में किसी के साथ अगर गठजोड़ करते हैं उनकी बात, जिस तरह अपोजिशन तो यही है जी, मैं आपको मतलब बताता बाकी जो आजाद हूँ। उम्मीदवार हैं नो उनके साथ ये जो टफ टाइम दे सकते हैं ये। 209 है इनके पास, और जो जमात इस्लामी है 68 है, और 6 इनके पास है। अपोजिशन में बैठ रही जमात वही मैं इस्लामी, कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर ये अपना रोल अपोजिशन प्ले हो कर सकती सकते है। हैं। अब तीसरा सिनेरियो जो बन रहा है वो ये है कि किसी को बांग्लादेश की स्टेबिलिटी नहीं भा रही, वो ना भाई, तो इसमें अनरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है जी। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि वाया जो है वो आर्मी ये किया जाएगा, बांग्लादेश की आर्मी जो है उनके ज़रिए ये किया जा रहा है। ये कुछ इस तरह के पॉसिबल सिनेरियो थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो है सम अप करते हैं, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, हम तो दोबारा आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समअप कर दिया, उसको सारा खुलासा बयान कर दिया। हम जो अच्छा होपफुल हैं इसके लिए बेस्ट बांग्लादेश विशेस के फॉर द व्यक्ति को। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इन बांग्लादेश, और बेस्ट ऑफ लक फॉर बांग्लादेश एंड बंगाली भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।